मित्रों, वर्ल्ड वॉर वन से पहले चाइना के अंदर किंग डायनेस्टी की हुकूमत थी, बादशाह थी चाइना के अंदर, और वहाँ पर रूल करता था किंग डायनेस्टी का एम्पीरियर। और ये वो दौर था जब चाइना अभी अपनी सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन से गुजर रहा है। नाउ आप में से बहुत सारे लोगों को ये इल्म नहीं होगा कि चाइनीज़ इसको, इस अरसे को, इस पीरियड को सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन क्यों कहते हैं। क्योंकि ये वो दौर था इनकी आज़ादी से लेके, और पीछे चले जाएं 100 साल तक, 18th सेंचुरी के अंदर अगर आप, ये वो दौर था कि दुनिया की बहुत सारी सुपर पावर्स ने, ख़ास तौर पर वेस्टर्न सुपर पावर्स ने इनके ऊपर हमला किया, इनके अंदर कत्लो गारत मचाई, लूट मार की चाइना के रिसोर्सेज की। और इस बहती गंगा में वेस्ट के साथ साथ जापान ने भी हाथ धोए, और इस कदर वहाँ पर ह्यूमिलिएट इनको किया गया। मिसाल के तौर पर एक दो एग्जांपल्स देता हूँ आपको। ब्रिटिशर्स जो थे, इनकी हुकूमत थी इंडिया के अंदर। इंडिया से ये स्पाइसेस वगैरह लेकर जाते थे, वहाँ बेचते थे चाइना में। वहाँ से इनके जो शिप्स थे अक्सर खाली आते थे, क्योंकि इंडिया के अंदर एज सच किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी जिसको चाइना से लेकर और ये यहाँ इंडिया में आकर बेच सकें। तो इन्होंने क्या किया कि वहाँ पर जो अफीम की इंडस्ट्री है ना, ओपियम इंडस्ट्री, उसको प्रमोट करना शुरू किया था ब्रिटिशर्स ने। उसको जो है वो इन्होंने वहाँ पर इन्वेस्ट करना शुरू किया था। अब एज अ रिज़ल्ट होने ये लगा कि चाइना की आबादी का बड़ा हिस्सा अफीम की लत में मुब्तला हो गया, आदत पड़ गई उनको अफीम की। तो उनका जो किंग था, उन्होंने कहा ये तो पूरा नस्ल ख़राब हो रहा है, उन्होंने बैन लगा दिया अफीम के ऊपर। अब बैन लगा दिया तो ब्रिटिशर्स उनको कहते हैं कि हाउ डेयर यू, आपकी हिम्मत कैसे। वो माल बना रहे थे, अरबों खरबों रुपए उस दौर के जो थे वो बना रहे थे वहाँ पे। तो उन्होंने कहा आपने क्यों अफीम बैन किया। एक तो ये वहाँ पर लोकल जो आवाम थी उसको बेचते थे ब्रिटिशर्स, दूसरा ये इंडिया के अंदर भी लेकर आते थे, और पूरे साउथ एशिया के अंदर सबसे ज़्यादा माल ब्रिटिशर्स ने अफीम के अंदर बनाया। इतना ज़्यादा पैसा कमाते थे ये। ब्रिटिश एम्पायर अफीम पे चलने लगी, और चूंकि अपने लोगों को तो वो नहीं बेचते थे, दुनिया को ख़राब कर रहे थे, तो उनको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ रहा था। अब इस पे इन्होंने जंग छेड़ दी चाइना के ऊपर कि आपने हमारे अफीम की खेती, अफीम की इंडस्ट्री पे हाथ कैसे डाला है भाई। इन्होंने जो जंग छेड़ दिया। अब ये देखें, इसी वजह से, इसी तरह के जो इवेंट्स हैं ना, इसको चाइनीज़ इसीलिए कहते हैं कि दिस इज़ अ सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन, कि एक तो नाजायज़ी और ऊपर से वो कहते हैं ना चोरी, और ऊपर से सीना जोरी, वो किया गया इनके साथ। और फिर जापानीज़ जब आए 18th सेंचुरी के आखिर में, उन्होंने हमला किया था वहाँ पे। तो उन्होंने, उनके जो सफाक किस्म के सोल्जर्स थे, उनके गेम देखें ज़रा। गेम इस तरह के होते थे कि 1 मिनट के अंदर जो सबसे ज़्यादा चाइनीज़ मारेगा वो जीत जाएगा सोल्जर। ये गेम थे उनके, इस तरह के खेल खेलते थे, स्पोर्ट्स थी उनकी वहाँ पे। और फिर ऐसे भी वाक़यात रोनमा हुए कि कभी कभी इनके जो दो सोल्जर्स आपस में कम्पीट करते थे ना, कौन ज़्यादा मारता है चाइनीज़, तो गिनती में भूल जाते थे। वो कहता नहीं फलां जो डेड बॉडी है उसको मैंने मारा हुआ है, दूसरा सोल्जर कहता नहीं नहीं ये मेरी गोली से मारा है। तो खेल दोबारा शुरू हो जाता था। ये भी वाक़यात चाइना के अंदर रोनमा हुए, चाइना ने ये भी देखे। बहरहाल जी, वर्ल्ड वॉर वन के वक्त तक तकरीबन वहाँ पर किंग डायनेस्टी थी, लेकिन बाद में वहाँ पर एक 1911 में आई थिंक एक रिवोल्यूशन आता है, और केएमटी पार्टी जो थी वो रिवोल्यूशन लेकर आ जाती है। बादशाहत वहाँ पर ख़त्म हो जाती है, और केएमटी पार्टी की यूँ समझे कि सरकार बन जाती है। केएमटी पार्टी की जब सरकार बनती है तो केएमटी पार्टी वालों ने सबसे पहले वेस्टर्न कंट्रीज़ को कहा कि आप हमारी फाइनेंशियल असिस्टेंस करें, ज़ाहिर है मुल्क चलाना है, इतना बड़ा सिस्टम है। वेस्ट वालों ने उनकी अपील पे कान नहीं धरा, उन्होंने उनकी हेल्प नहीं की। इसके बाद ये होता है कि केएमटी वाले चले जाते हैं सोवियत यूनियन की तरफ, और सोवियत यूनियन को कहते हैं कि आप हमारी हेल्प करें। और तो सोवियत यूनियन में उस वक्त लेनिन आ चुका था, तो सोवियत यूनियन वालों ने इनकी हेल्प की, और उनकी जो है प्रॉपर उन्होंने हेल्प की, बाकायदा, ना सिर्फ फाइनेंशियल बल्कि मिलिट्री असिस्टेंस भी उनकी की। क्योंकि उस वक्त केएमटी की गवर्नमेंट को एक बहुत बड़ा थ्रेट ये था, एक और बड़े मसले से गुजर रहे थे। वहाँ पर बहुत ज़्यादा वॉर लॉर्ड्स थे चाइना के अंदर, जैसे अफ़गानिस्तान के अंदर नहीं थे। मुजाहिदीन के बाद वॉर लॉर्ड्स पैदा हो गए थे, हर वॉर लॉर्ड का अपना अपना एक इलाका था। ये अन्ना भाई का एरिया है, ये मिर्चू भाई का एरिया है, ये फलां भाई का एरिया, इस तरह एरिया बन गए थे वॉर लॉर्ड्स के। और बड़े पावरफुल उनके पास जो थे वो मतलब शानदार किस्म की फ़ौजें भी थी। तो केएमटी वालों को चाइना को वॉर लॉर्ड से क्लियर कराने का भी मसला था। तो इसके लिए उन्होंने अपने कुछ जनरल्स भेजे थे वहाँ सोवियत यूनियन में, वो ट्रेनिंग लेते थे वहाँ पे, और वापस आके उन्होंने एक आर्मी क्रिएट की यहाँ पे, चाइना की आर्मी। अच्छा, उसी दौरान क्या होता है कि इसी सारे अरसे के दौरान एक बच्चा पैदा होता है चाइना के अंदर।
फार्मर था, उसका बाप किसान। तो किसान का ये जो लड़का था, ये इसने अपनी आंखों से टीनेज के दौर में वो 1911 वाला रिवॉल्यूशन देखा, ये बड़ा मुतासिर हुआ। फिर आगे चलकर वहाँ स्टूडेंट्स का एक और नेशनलिज्म की मूवमेंट चली थी वहाँ पे, तो उसमें भी ये इसने देखा उस मूवमेंट को, और काफ़ी कहते हैं ना, जब ये बढ़ता चला गया तो नेशनलिस्टिक किस्म के इसके आइडियाज़ थे, चाइनीज़ नेशनलिस्ट। लेकिन फिर जब ये जवान था बच्चा, तो ये एक जगह ज़ाहिर है गुजर बसर के लिए जॉब करना शुरू की, ये लाइब्रेरियन बना। अब जब ये लाइब्रेरियन बनता है तो वहाँ पर मुतालिया करता है, पढ़ता है बुक्स, ये वो सारा। उस दौर में लेनिन जो था, उसका जादू दुनिया पे सर चढ़ के बोल रहा था, क्योंकि रशिया के अंदर वो इतना बड़ा इनकलाब लेकर आ गया था। तो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी से ये जो चाइनीज़ बच्चा था बड़ा मुतासिर हो गया। ये बच्चा तो नहीं रहा था उस वक्त, वो तो जवान हो चुका था, काफ़ी बड़ा मुतासिर हुआ। इसने क्या किया, इसने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के नाम से एक सियासी तंजीम बना डाली कुछ लोगों के साथ मिलके, और आगे चलकर दुनिया इस नौजवान को माओ ज़ेडोंग के नाम से याद करती है। माओ ज़ेडोंग उस दौर में उसने बनाया। अब जब सोवियत यूनियन केएमटी की हेल्प कर रहा था, तो उसी वक्त क्योंकि माओ ज़ेडोंग जो था वो सोशलिस्ट नज़रियात का और लेनिन और मार्क्सिस्ट नज़रियात का हामी था, तो उन्होंने क्या किया कि एक तरह का सोवियत वालों ने अलायंस सा बना दिया केएमटी और कम्युनिस्ट पार्टी के बीच में, एक इनफॉर्मल किस्म का अलायंस बना दिया। और जो मिलिट्री यूनिट था ना, वो यूं समझे केएमटी के अंडर में था। इनके जो लोग थे कम्युनिस्ट पार्टी वाले, छोटी सी पार्टी थी, यूं समझे उस वक्त कम्युनिस्ट पार्टी के पास सिर्फ 300-400 लोग थे और 50,000 से ज़्यादा केएमटी के लोग थे इस अलायंस के अंदर। तो जब ये ट्रेनिंग देते थे ना, तो वहाँ ट्रेनिंग्स के मराहल में इंस्ट्रक्टर के जो जॉब थी ना फौजियों को ट्रेनिंग देने, उसमें कम्युनिस्ट पार्टी के भी 2-4 लोग, कुछ लोग वहाँ पर थे, बाकी जो थे सारे केएमटी के होते थे। अब आगे चलकर केएमटी वालों को एहसास होता है, अच्छा वॉर लॉर्ड्स के खिलाफ इनकी कैंपेन सक्सेसफुली जारी थी इस सोवियत असिस्टेंस की वजह से। आगे चलकर केएमटी के एक हिस्से में, इस पार्टी के एक हिस्से को एहसास होता है कि यार ये जो सोवियत हैं, ये तो कम्युनिस्ट पार्टी जो है उसको हेल्प करते जा रहे हैं, उसको बढ़ाते जा रहे हैं, क्योंकि देखें डोमिनेटेड आइडिया था और ऊपर से माओ ज़ेडोंग की जो लीडरशिप थी वो उसमें करिश्मा तो था, तो ज़्यादा लोग उनकी तरफ डाइवर्ट हो रहे थे और ये पार्टी बढ़ रही थी काफ़ी। तो इन्होंने कहा यार ये सोवियत की हेल्प से जो है ना वो बढ़ रही है, हमें कमज़ोर कर रहे हैं, और उसको जो है वो ज़्यादा उसके ऊपर हाथ रखा हुआ है उन्होंने, क्योंकि वो सोशलिस्ट है, उनके करीब है ज़्यादा। तो उस वक्त क्या होता है कि केएमटी का जो लीडर था जिसने सोवियत यूनियन के साथ अलायंस किया हुआ था, उसकी भी डेथ होगी, दूसरा आ गया उसकी जगह पे। तो पार्टी में एक स्प्लिट आ गया केएमटी के अंदर। स्प्लिट जो आता है तो एक धड़ा लेफ्टिस्ट जो धड़ा था, जो कि थोड़ा सा लेनिन की नज़रियात से वाबस्ता था, जिसके लिए ये समझते थे राइटिस्ट जो थे केएमटी के कि इसके ऊपर कम्युनिस्ट पार्टी वालों ने असर डाला हुआ है और ये हमें हाईजेक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो 2 धड़ों में तकसीम हो गई केएमटी, लेफ्टिस्ट बन गए और राइटिस्ट बन गए। अब राइटिस्ट जो थे ज़्यादा पावर उनके पास था। नाउ पहला जो एक विजिबल क्रैक नज़र आता है इसके बाद केएमटी और कम्युनिस्ट पार्टी और सोवियत यूनियन के दरमियान, वो तब नज़र आता है जब ये सवाल पैदा हुआ कि गवर्नमेंट का जो सेंटर है वो कौन सा होना चाहिए। जो कम्युनिस्ट पार्टी और लेफ्टिस्ट जो थे उन्होंने कहा, उस जगह को उन्होंने सेंटर बनाना चाहा जो कि कम्युनिस्टों का हब था उस जगह को, लेकिन जो राइटिस्ट थे उन्होंने उसको रिजेक्ट करके निंजियांग का जो इलाका है वहाँ पर उन्होंने सेंटर बना दिया अपनी गवर्नमेंट का। यहाँ पर स्प्लिट पैदा हो गया। उसके बाद ये होता है कि जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उन्होंने यूँ समझे कि रिबेलियन का ऐलान कर दिया कि हम जो है वो नहीं मानते इस सिस्टम को, इस तरह से हमें साइडलाइन किया जा रहा है। लेकिन उसी रोज़ 14 अगस्त का दिन था आई थिंक, इनके ऊपर शदीद ब्रूटल क्रैकडाउन किया जाता है कम्युनिस्ट पार्टी और लेफ्टिस्टों के ऊपर। तो उसके बाद 2 गवर्नमेंट्स बन जाती हैं वहाँ पे चाइना के अंदर। एक तो केएमटी की ही लेफ्टिस्ट विंग थी और दूसरी केएमटी की राइटिस्ट विंग थी। ये जो कम्युनिस्ट थे ये इतनी ज़्यादा फोर्स उस वक्त भी नहीं बने थे। अच्छा वक्त चलता जाता है, आगे चल के फिर ये होता है कि ये जो कम्युनिस्ट थे थोड़ा सा ज़्यादा ग्रो भी करने लगे थे, तो केएमटी का जो लेफ्टिस्ट विंग था वो भी राइटिस्ट विंग के साथ मिल गया और दोनों ने ब्रूटल क्रैकडाउन शुरू कर दिया कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के ऊपर, माओ ज़ेडोंग की जो पार्टी थी। अच्छा तब तक जो दीगर जो लोग थे जिन्होंने मिलकर कम्युनिस्ट पार्टी बनाई थी, उनका इन्फ्लुएंस कम होता गया और माओ ज़ेडोंग उनमें से ऊपर आता गया और वो एक अनडिस्प्यूटेड लीडर बन गया वहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर। इस ब्रूटल क्रैकडाउन के नतीजे में क्या होता है कि वहाँ पर सिविल वॉर छिड़ गई चाइना के अंदर, और इस सिविल वॉर के अंदर लाखों लोग मारे गए। पॉलिटिकल बेसिकली डिफरेंसेस थे
KMT वांटेड टू फिनिश कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। लेकिन उसके बाद एक बड़ा इवेंट होता है। वर्ल्ड वॉर 1 शुरू होने से 2 साल पहले जापान ने एक बार फिर से, एक तो 18th सेंचुरी में हमला किया था ना, लेकिन एक बार फिर से जापान ने इनके ऊपर हमला कर दिया, ये जो चाइना है। अच्छा, यहाँ पर KMT की जो लीडरशिप थी उससे बहुत बड़ी ब्लंडर हुआ, तारीखी गलती एक ऐसी हुई जिसने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना को बहुत ज़्यादा पॉपुलर कर दिया और उभरने का मौका दे दिया। हुआ ये कि जब जापान ने हमला किया ना इनके ऊपर, तो KMT का उस वक्त जो लीडर था उसने कहा कि भाई हम जो है ना अभी इतनी बड़ी फोर्स नहीं है, हमारी आर्मी इतनी बड़ी नहीं है, क्योंकि जापान वाज अ माइटी पावर एट दैट टाइम। वर्ल्ड वॉर जो 2 हुई थी उससे पहले बहुत बड़ी ताकत सल्तनत जापान की। यूँ समझे कि वो उस वक्त अपनी दौर का अमेरिका था, इतना बड़ा जो है ना जापान, इतनी बड़ी फोर्स थी। तो इन्होंने हमला जब किया तो KMT वालों ने कहा इतनी हमारे पास फोर्स नहीं है और इतना हम रेजिस्ट नहीं कर सकते, और अंदर जो है हम वॉर लॉर्ड से भी लड़ रहे हैं, इलाके अपने खाली करा रहे हैं, फिर कम्युनिस्टों से भी जो है वो चाइना को पाक कर रहे हैं। तो हम अभी पहले अंदर जो अपने फॉल्ट लाइन्स है ना उनको हम क्लियर करेंगे, जापानीज को बाद में देखेंगे ना। ये वो इशू था जिस पे चाइनीज गुस्से से आग बबूला हो गए कि हमारे ऊपर हमला हो गया है, और ये बोल रहे हैं कि नहीं, पहले हमलावर को बाद में देखेंगे, पहले अंदर जो अपने लोग हैं उनसे लड़ेंगे। ये क्या बात हुई? तो उस पे फिर कम्युनिस्टों को बहुत ज़्यादा जो है ना, माओ ज़ेडोंग की जो पार्टी है उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, क्योंकि उन्होंने गोरिल्ला वॉरफेयर स्टार्ट कर दी थी जापान के खिलाफ। उन्होंने कहा ये आए ना आए हम तो करेंगे हमले इनके ऊपर, जो जापान वाले हैं हम तो उनको। अच्छा, इनके पास प्रॉपर फोर्स नहीं थी ना, तो ये गोरिल्ला वॉरफेयर में ही माहिर थे। फिर रेड आर्मी तो पहले ही बनाई हुई थी, सिविल वॉर से के नतीजे में माओ ज़ेडोंग ने रेड आर्मी बनाई थी, लेकिन उस तरफ ट्रेंड एक आर्मी थी बड़ी, सोवियत यूनियन वालों ने ट्रेनिंग दी हुई थी KMT के पास। माओ ज़ेडोंग के पास क्या थे? फार्मर्स थे, किसान भाई, और उनसे फिर इन्हें बेसिक लेवल की एक रेड आर्मी बनाई, नाम रखा उनका रेड आर्मी। तो जनाब जब इन्होंने KMT वालों ने देखा पब्लिक तो बिल्कुल स्विंग होती जा रही है उसकी तरफ, माओ ज़ेडोंग की तरफ, तो इनके जो जनरल्स थे KMT के टॉप जनरल्स, उन्होंने किडनैप कर लिया अपने लीडर को, किडनैप किया बाकायदा। किडनैप करने के बाद उसको इतना प्रेशराइज किया कि ट्रीटी करो तुम, सीज फायर कहते हैं ना, कम्युनिस्ट पार्टी के साथ सीज फायर करो ताकि हम मिलके जापानीज के साथ जो है वो लड़ें। तो वो ट्रीटी की गई, और उसके बाद ये होता है कि KMT जो था वो फुल फ्लेज ट्रेडिशनल जो कन्वेंशनल वॉरफेयर है उस तरह, क्योंकि उनके पास फौज थी तो वो लड़ते थे उससे जापानीज के साथ। कम्युनिस्ट पार्टी वाले जो थे वो गोरिल्ला वॉरफेयर में माहिर थे, उन्होंने वही गोरिल्ला वॉरफेयर जारी रखी वहाँ पे। लेकिन बाद में 1-2 साल के बाद ये जो अलायंस था दोबारा से इन्होंने, पहले भी बने थे ना वॉर लॉर्ड्स के खिलाफ, इन्होंने जब वो एक अलायंस बनाया था तो दूसरी बार ये अलायंस बना था इन दोनों पार्टियों का, कुछ ही अरसे के बाद टूट गया, और फिर से KMT वालों ने कम्युनिस्टों के ऊपर हमले किए, क्योंकि इनको ये था कि ये तो हमारी जड़ें काट रहे हैं भाई, ये पार्टी अगर उभरी तो हम कहाँ जाएंगे। उन्होंने दोबारा, उधर जापान बैठा हुआ है उनकी सरजमीन के ऊपर, और ये लड़ना शुरू हो गए कम्युनिस्ट पार्टी के साथ। उसी दौरान भी जो ये जो माओ ज़ेडोंग है, जापानीज के साथ उनका फड्डा रहा, वो अपने ज़मीन खाली, क्योंकि नेशनलिस्ट थे ना, चाइनीज नेशनलिस्ट, उन्होंने कहा हाउ डेयर यू, आप हमारी ज़मीन पे कैसे आए भाई, तो उनके साथ लड़ते थे वहाँ पे। तो इसी वजह से पब्लिक के अंदर माओ ज़ेडोंग का जो कद है वो बढ़ता चला जा रहा था, वो एक स्ट्रॉन्ग लीडर के तौर पर इमर्ज हो रहा था। यहाँ KMT वाले अपनी बोनी पॉलिसीज़ की वजह से एक तो पब्लिक के अंदर भी अनपॉपुलर हो रहे थे, दूसरा ये कि चूंकि वो डायरेक्टली कन्वेंशनल वॉर लड़ रहे थे जापान के साथ, तो उनका मिलिटरी लॉस ज़्यादा हो रहा था उनके साथ। गोरिल्ला वॉरफेयर में मिलिट्री जो होती है ना, गोरिल्ला जो फोर्सेस होती है उनका लॉस कम होता है, जो कब्जागीर होता है ना उसका लॉस ज़्यादा होता है, क्योंकि हिट एंड रन वाली टैक्टिक है ना। तो इस सिलसिले में हुआ ये कि माओ ज़ेडोंग की फोर्सेस बढ़ती चली गई, और एक वक्त ऐसा आ गया कि इनके पास कोई 13 लाख प्रॉपर फौज बन गई थी कम्युनिस्ट पार्टी के पास उस वक्त, और इनकी फोर्सेस गिर रही थी KMT वालों की। उसके बाद अमेरिका चूंकि उस वक्त अगेंस्ट था जापान के, तो इन्होंने इनको लिखा दोनों को कि भाई आप आपस में लड़ना बंद करें और इसको देखें पहले, जापान को, आप आपस में लड़ते हैं इसका फ़ायदा जापानीज़ को हो रहा है। और उधर से सोवियत ने भी लिखा माओ ज़ेडोंग को, स्टालिन उस वक्त था वहाँ पे, जोसेफ स्टालिन, और जोसेफ स्टालिन काफ़ी करीब था माओ ज़ेडोंग के। तो जोसेफ स्टालिन ने माओ ज़ेडोंग को रिक्वेस्ट की कि आप ज़रा आपसी इख्तलाफात भुला के पहले इनको देखें, जापानीज इनके भी खिलाफ थे, सोवियत के भी खिलाफ थे। तो दोनों ने फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी के दबाव पे जंगबंदी कर दी।
अब जंगबंदी करने के बाद क्या होता है, ये दोनों फिर से मिलके लड़ते थे, लेकिन कोई टीम नहीं बनी थी इनके दरमियान उस सुलह के बाद भी, क्योंकि वो उन्होंने वैसे ही कम्युनिस्टों ने गोरिल्ला वॉरफेयर जारी रखी और इन्होंने जो है वो कन्वेंशनल वॉरफेयर जारी रखी। अच्छा, इसके बाद ये होता है कि वर्ल्ड वार 2 जो थी वो 1945 में ख़त्म हो गई। जापान के ऊपर अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पे बम बरसाए, 2 एटम बम बरसाए। उसके नतीजे में जापान ने सरेंडर किया। जापान ने जब सरेंडर किया तो तब तक एक कोल्ड वार की यूँ समझें कि वर्ल्ड वार 2 के ख़त्म होते होते एक सॉफ्ट बिगिनिंग शुरू हो चुकी थी कोल्ड वार की, सोवियत यूनियन और अमेरिका के दरमियान। तो अमेरिकन्स जो थे उन्होंने केएमटी को सपोर्ट करना शुरू कर दिया था पहले ही, और इस हद तक सपोर्ट किया था कि जापान के खिलाफ जब लड़ाई चल रही थी तो आखिरी 2 सालों में $5 अरब का असला दे चुके थे उनको, तो पहले से ही उनको सपोर्ट कर रहे थे। तो इनको क्योंकि ये डर था कि वो जो है कम्युनिस्ट पार्टी वाले वो तो सोवियत यूनियन के करीब हैं, तो अगर वो वहाँ पर आ गए तो चाइना के अंदर तो सोवियत इन्फ्लुएंस हो जाएगा, तो हम कहाँ जाएंगे। लिहाजा इन्होंने केएमटी को सपोर्ट करना शुरू कर दिया था वैसे ही अमेरिकन्स ने। लेकिन फिर इसके बाद ये होता है कि जब जंग खत्म होती है, जापान चला जाता है, तो फिर से सिविल वॉर शुरू हो जाती है। फाइनल राउंड शुरू होता है सिविल वॉर का, और इसके अंदर अमेरिका जो था ये केएमटी को सपोर्ट कर रहा था, लेकिन माओ ज़ेडुंग अगेन एज आई सेड उसका जो कद था चाइनीज अवाम के अंदर वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था इस वॉर के नतीजे में, क्योंकि गोरिल्ला वॉरफेयर वाले जो होते हैं ना हमेशा पब्लिक के करीब होते हैं, पब्लिक के अंदर ही होते हैं वो। और माओ ज़ेडुंग जो था वो तो उसकी जो स्ट्रगल है पूरी अगर आप देखेंगे देहाती एरियाज में ये वो, लेकिन उसके साथ माओ ज़ेडुंग ने एक बहुत बड़ा पत्ता खेला था, और वो पत्ता ये खेला था कि अपने जो ज़ेरे कंट्रोल इलाके थे उनके वहाँ पर उन्होंने लैंड रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस कराए। जो भी बेघर किसान हैं उनको ज़मीनें फ्री की देना शुरू कर दी, गवर्नमेंट की ज़मीनें। तो इस वजह से क्या हुआ कि एक कहते हैं ना तूफान सा आ गया, सियासी तूफान। केएमटी वाले बह गए उस तूफान के अंदर, बहुत ज़्यादा लोग डाइवर्ट होना शुरू हो गए माओ ज़ेडुंग की तरफ, कम्युनिस्ट जो आइडियोलॉजी है उसको अडॉप्ट करने लग गए, और मैन पावर का तो यूँ समझें कि लामहदूद किस्म का मैन पावर मिल गया माओ ज़ेडुंग को। इस नतीजे में जो फाइनल उन्होंने एक असॉल्ट शुरू किया केएमटी वालों ने 1947 का जो साल था उससे एक साल पहले 1946 में, सॉरी माजरत चाहता हूँ, 1946 में असॉल्ट शुरू किया था केएमटी ने। पहले साल में उनको कामयाबी हासिल हुई थी काफ़ी, लेकिन 1947 से लेकर क्या होता है कि ये जो रेड आर्मी है माओ ज़ेडुंग की ये स्ट्राइक बैक करना शुरू करती है, और प्रॉपर स्ट्राइक बैक करती है, और इन्होंने देखते ही एक के बाद एक प्रोविंसेस लेते चले गए, हत्ता के केएमटी वाले जो हैं ये सुकड़ते एरियाज अपने गंवाते ये आखिर में आ गए आइलैंड ऑफ ताइवान के ऊपर अपनी फोर्सेस लेकर। जितनी भी इनकी बची कुची फोर्सेस थी ये यहाँ तक महदूद हो गए, ताइवान के अंदर महदूद हो गए, और इन्होंने ताइवान का जो आजकल भी कैपिटल आई थिंक तापी नाम है इसका, उसको आर्जी तौर पर उन्होंने चाइना का कैपिटल डिक्लेयर कर दिया, और उन्होंने कहा कि ये जो मेन लैंड है ये हमारा है, ये हम कभी भी दोबारा लेंगे, जब हमें ताकत हुई दोबारा लेंगे, तब तक ये हमारा कैपिटल है। तो उस वक्त उन्होंने सेल्फ प्रोक्लेम्ड आज़ादी हासिल की उन्होंने, यानी ताइवान को आज़ाद उन्होंने कहना शुरू कर दिया। उधर से माओ ज़ेडुंग ने कहा कि काहे की आज़ादी, ये तो हमारा है, ये तो चाइना का हिस्सा है ना भाई, चाइना दो थोड़ी है, एक ही चाइना है। अच्छा, केएमटी वालों ने ताइवान का नाम रखा था रिपब्लिक ऑफ चाइना, ये उसका ऑफिशियल नाम है आज भी ताइवान का। लेकिन माओ ज़ेडुंग ने जब इनकलाब लेकर आ गए तो उन्होंने चाइना का नाम रखा पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। ये दोनों के दरमियान एक फ़र्क है। अच्छा, उसके बाद अमेरिकन जो थे इन्होंने, क्योंकि केएमटी की ऑल अलोंग वो सपोर्ट कर रहे थे, तो इन्होंने ऑफिशियली चाइना माना किसको, ताइवान को। इन्होंने उसको जो है वो मुल्क माना। उन्होंने कहा हमारे नज़दीक तो वो जो इतना बड़ा चाइना जिसके ऊपर माओ ज़ेडुंग बैठा हुआ है, जिसके ऊपर सोवियत इन्फ्लुएंस भी है, हम तो इसको नहीं मानते, हम तो इस छोटे से ताइवान को मानते हैं। असल तो ये है ना, वो तो कब्जा किया हुआ है दूसरे चाइना के ऊपर, तो उन्होंने, तो ये हुआ असल में केएमटी वालों को समर्थन मिल गया वेस्ट का। तब से लेके आज तक वो समर्थन जारी है। और उसके बाद लेकिन फिर ये होता है कि वो जो कम्युनिस्ट थे, स्टालिन साहब की डेथ हो गई, वहाँ पर खुर्शोफ आ गया, और खुर्शोफ जो था उसने डीस्टेलिनाइजेशन का प्रोसेस शुरू किया। डीस्टेलिनाइजेशन जो था वो चेयरमैन माओ के लिए भी ख़तरनाक था, क्योंकि चेयरमैन माओ एक बहुत बड़े लीडर के तौर पर इमर्ज हो चुके थे। उनका कोई, जाहिर सी बात है, पूरी कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर उस वक्त भी दूर दूर तक उनका मध्य मुकाबल ही नहीं था।
तो कैसे हो सकता था कि किसी पॉपुलर लीडर को हटा के कोई नन्ना मुन्ना सा लीडर आ जाए ऊपर बैठ जाए? ये तो हो नहीं सकता था ना। खर्शोव की जो पॉलिसीज थी इस तरह की थी कि कल्ट फॉलोअर नहीं होना चाहिए सोशलिस्टों को, और इस तरह नहीं होना चाहिए कि कोई लीडर बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया और बस जो वो कहता है वही, इस तरह नहीं होना चाहिए। तो डिस्टेलिनाइजेशन शुरू करने का भी उसका जो एम था वो यही था कि हम कल्ट फॉलोअर बन गए। इस पे चाइना ने उनकी पॉलिसीज को रिजेक्ट किया और चाइना और सोवियत यूनियन की जो राहें थी वो अलग हो गई। और यहां से फिर जब अमेरिका ने देखा कि ये तो आपस में ही लड़ पड़े, तो अमेरिका ने इस मौके का फायदा उठाते हुए चाइना को अपनी तरफ करने की कोशिश की, और इसमें पाकिस्तान ने भी रोल प्ले किया, हेनरी किसिंजर ने भी रोल प्ले किया, सारा ये कुछ हो गया। और उसके बाद अमेरिका ने एक तरह से गिव अप ही कर दिया ताइवान को, और अमेरिका ने वन चाइना पॉलिसी एक्सेप्ट कर ली कि ये जो चाइना है यही चाइना है, ताइवान भी उसी का है। लेकिन थोड़ी बहुत सपोर्ट इनकी हासिल रही, केएमटी वालों को उन्होंने ऐसे कहते हैं ना कि बस जिंदा रखा, ये आगे चल के काम आएगा। जैसे दलाई लामा वाला चैप्टर उन्होंने क्लोज नहीं किया था तिब्बत को, जब वो आज़ाद करवाने के चक्कर में दिया अमेरिकन से। तो जब चाइना के साथ इनकी सुलह हो गई अमेरिकन की, तो दलाई लामा को भी इन्होंने इंडिया के अंदर हिमाचल प्रदेश में लाकर सेटल कर दिया। एक स्लीपिंग सेल किस्म की चीज़ बना दी उन्होंने कि जब भी फ्यूचर में ज़रूरत पड़ेगी तो इसी कार्ड को उठा के दोबारा खेलेंगे। लेकिन ये जो इशू था ये कहते हैं ना बरीड अलाइव रहा फिर बाद में, तिब्बत और ताइवान। अब ये दोबारा इसलिए खुलने लगे क्योंकि चाइना उभर के आ गया है। अब तो चाइना अमेरिका को रिप्लेस करने की बातें कर रहा है, तो इसी वजह से तिब्बत कार्ड भी हो सकता है आने वाले दिनों में खुले, लेकिन ताइवान का कार्ड तो दोबारा से खुल गया है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि अब केएमटी जो पहले वाली थी उसको भी प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक पार्टी जो है, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी डीपीपी वहाँ पर है, उन्होंने रिप्लेस कर लिया है ताइवान में। अब वो वेस्टर्न पपेट है। केएमटी वाले जो थे उनकी जो इतना लंबे अरसे तक उनकी हुकूमत रही ताइवान पे, वो ख़त्म हो गई थी और डीपीपी वाले आ गए थे, और अब वही केएमटी चाइना के ज़्यादा करीब समझी जाती है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। इतने अरसे के दौरान ये तब्दीली आई है कि केएमटी प्रो चाइना बन गई है और डीपीपी इस वक्त प्रो अमेरिका है। तो अमेरिका के जो इत्तेहादी हैं, जो कि उनका ट्रेडिशनल ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि कभी भी कोई परमानेंट इत्तेहादी उनका रहा नहीं है, और शायद यही अमेरिका के सक्सेस की रीज़न है सबसे बड़ी, कि किसी को परमानेंट इत्तेहादी नहीं बनाते, सवाए इजराइल के उन्होंने किसी को नहीं बनाया आज तक। तो डीपीपी वहाँ पर उनकी वेस्टर्न पपेट और केएमटी जो है वो वहाँ पर प्रो अमेरिका। अब अगर कभी केएमटी हुकूमत में आती है वहाँ पर ताइवान के अंदर, एक तो अगले साल भी मेरे ख्याल से वहाँ पर इलेक्शंस होने वाले हैं, तो देखते हैं अगर वहाँ पर क्या होता है। अगर केएमटी हुकूमत में आ गई तो सडनली आप देखेंगे अमेरिकन इन्फ्लुएंस के अंदर सडन डिप आएगा और चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ जाएगा ताइवान के अंदर, और हो सकता है ये जो मसला है रीयूनिफिकेशन का ये पीसफुली हो भी जाए अगर केएमटी पावर में आती है तो। अच्छा, इस इशू पे ये जो मैंने आज जितनी बात की, इस इशू पे मैंने काफ़ी डिटेल में बात की हुई है। मेरा जो आने वाला बुक है जो कि होपफुली 1-2 महीने के अंदर अवेलेबल होगा, उसका नाम है ब्लड बॉर्डर्स, फ्यूचर मैप ऑफ एशिया पोस्ट यूएस चाइना कोल्ड वॉर एंड वाई चाइना विल बी द विनर इन दैट वॉर। ये मेरा बुक आ रहा है और उसमें मैंने बड़ी डिटेल में ये सारी बातें की हैं। ख़ास तौर पर जो हिस्ट्री से और जियो पॉलिटिक्स से लोग इंटरेस्ट रखते हैं या फिर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी मेरा ये जो बुक होगा ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा और हेल्पफुल होगा। इसके अंदर मैंने सोवियत यूनियन की हिस्ट्री बताई हुई है, चाइनीज़ अमेरिकन हिस्ट्री बताई हुई है, अफगानिस्तान की वॉर से लेके इंडिया और बांग्लादेश, ये सारा डिस्कस किया हुआ है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग मेरा ये बुक होगा, होपफुली आपको पसंद आएगा। इसकी जब पब्लिशिंग में जाएगा तो मैं अनाउंस कर दूंगा यहाँ पे, और होपफुली यू विल लाइक इट।